Hello and very warm welcome to all of you who are watching these videos and basically these lectures of management subject. So guys, अब हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट सेकेंड ईयर बीकॉम. चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस. क्या है मैनेजमेंट एंड क्या इसकी इम्पोर्टेंस है. तो हमने क्लास 12th BST में सबसे पहला चैप्टर एंड सबसे पहला क्वेश्चन तब भी यही पढ़ा था, मैनेजमेंट क्या है. बिजनेस स्टडीज़ में यही पढ़ा था हमने, मैनेजमेंट क्या है. तो बच्चा लोग, अब आप लोग शायद हो सकता है भूल गए होंगे, किसी को याद भी होगा, कोई बात नहीं, हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. तो क्या है मैनेजमेंट. बेसिकली मैनेजमेंट का मतलब है कि आप इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके चलो कि आप दूसरों से काम करवाना, आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए दूसरों से काम करवाने का. दैट इज़ व्हाट इज़ मैनेजमेंट. सबसे पहली चीज़, अगर हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय द अदर्स effectively and efficiently with the aim of achieving group goals या फिर with the aim of achieving organizational objectives. ठीक है, क्या है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की हेल्प से हम लोग दूसरों से काम करवा रहे हैं इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सो इफ़ेक्टिवली क्या होता है, इफ़ेक्टिवली यानी कि विद इन टाइम, एफिशिएंटली यानी कि रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करके, एंड विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. और किस एम के साथ कि अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं. इस बुक में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे डिफरेंटली बताई गई है मैनेजमेंट की डेफिनेशन. दिस इज़ बिकॉज मैनेजमेंट डील्स विद पीपल हुज बिहेवियर एंड एटीट्यूड आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल. अब इसमें डिफरेंटली क्यों बताई गई है मैनेजमेंट की डेफिनेशन. बिकॉज कहते हैं मैम ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, लोगों से काम करवाना. दैट इज़ व्हाट इज़ मैनेजमेंट. तो अब हम जब लोगों से काम करवा रहे हैं तो लोग हो सकता है अलग अलग हो, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, दीज आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल. ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि अगर हम उनको ज़्यादा पे देंगे तो वो ज़्यादा काम करेंगे. नहीं, उनका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है. हो सकता है अगर हम उनको ज़्यादा पे करने लगे, यानी कि उनकी सैलरी इंक्रीज़ कर दें, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं एंड काम करना थोड़ा कम कर दें. तो बिहेवियर क्या है, उनका अनप्रिडिक्टेबल है. एटीट्यूड उनका अनप्रिडिक्टेबल है. इसीलिए मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से अलग अलग डेफिनेशंस में डिफाइन किया गया है. नाउ सम अथॉरिटीज ऑन द सब्जेक्ट व्यू मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. किसी ने क्या कहा है, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. The modern view is management is the development of people and not the direction of things. लेकिन modern view क्या कहता है, modern view कहता है कि management is the development of people, not the direction of things. कहते हैं मैम ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो ये मैं अभी होल्ड पे रखना चाहूँगी बिकॉज हमारा सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन ही इस पे बेस्ड है कि मैनेजमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स. सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में ही है, तब हम उसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ सम अदर व्यू मैनेजमेंट एज अ सोशल प्रोसेस सिंस द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर बेसिकली कंसर्न्ड विद पीपल्स. तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेशन है, रिपोर्टिंग है. ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं. तो किसी ने क्या कहा है, मैनेजमेंट सोशल प्रोसेस है बिकॉज वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में डील करता है एंड दीज आर बेसिकली कंसर्न्ड विद पीपल. यानी कि वो सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा, वो सारे फंक्शंस पीपल परफॉर्म करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट इज़ सोशल प्रोसेस. कहते हैं मैम बहुत अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं. क्लास 12th में हमने जो पढ़ी थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, अभी थोड़ी डिफरेंट है. कोई बात नहीं, हम डिफरेंट वाली भी पढ़ लेंगे. सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है. जब हम सेकेंड थर्ड क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे तब हम मैनेजमेंट को एज ए ओवरऑल समझ पाएंगे कि बीकॉम सेकेंड ईयर में मैनेजमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है. चलिए अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है मैनेजमेंट की. सबसे पहली चीज़ बोली गई है टू फेस द कंपटीशन इफ़ेक्टिवली. अब जैसा कि हम लोगों को सबको पता है, बिल्कुल
कंपटीशन मार्केट में इतना बढ़ चुका है कि किसी किसी के लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल है, किसी किसी के लिए प्रॉफिट बनाना भी मुश्किल है, किसी किसी के लिए ग्रो करना मुश्किल है, ठीक है। सो कंपटीशन बढ़ने की वजह से हमें मैनेजमेंट अच्छा करना होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। अल्टीमेटली क्या होगा, हम अपना कंपटीशन फेस कर पाएंगे, हम सर्वाइव कर पाएंगे, हम प्रॉफिट बना पाएंगे। सो today's business operates in a competitive situation. Now, in such a situation, a long-term survival in business field mainly depends on its managerial effectiveness by effective utilization of resources. तो ये ऐसे कह रहा है कि मैम अगर हम रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी कि हमें जो काम दिया गया वो ऑन टाइम परफॉर्म करते हैं, प्लस जिस तरीके से दिया गया था उस तरीके से परफॉर्म करते हैं, एंड रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए हम उस काम को परफॉर्म करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज क्यों हो रहा है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, आपके टेक्निकल रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है। यानी कि आपने लगा तो 10 लोग लिए लेकिन काम आपके पास सिर्फ 5 लोग का था, तो 5 लोगों को आप एक्स्ट्रा मनी दे रहे हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी वेस्ट हुए, ह्यूमन रिसोर्सेज भी वेस्ट हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कंपटीशन को फेस करना है तो आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को मैनेज करके चलना है, सो दैट अल्टीमेटली आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर पाए। सेकेंड पॉइंट इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कह लो या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कह लो, दोनों की एक ही बात है। इधर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन बोल दिया, इधर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोल दिया। नाउ इन द वर्ड ऑफ डॉगलस, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद क्रिएटिंग द कंडीशंस एंड रिलेशनशिप्स विच ब्रिंग अबाउट द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज। तो क्या बोल रहे हैं डॉगलस ने, क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट वो चीज़ है जिसमें हम ऐसी कंडीशंस और ऐसे रिलेशनशिप्स क्रिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मैनेजमेंट में हम ऐसी कंडीशंस एंड ऐसे रिलेशनशिप्स क्रिएट कर देते हैं। रिलेशनशिप्स यानी कि वो वाले रिलेशनशिप्स नहीं जो आप सोच रहे हैं। रिलेशनशिप्स बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, आपस में दो कलीग्स का रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप इस तरीके से आप क्रिएट कर दो कि अल्टीमेटली फुल यूटिलाइजेशन एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, विच ब्रिंग्स अबाउट द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ all resources of an enterprise. Management is that machinery that can establish effective relationship with the various sources of production so that maximum utilization of resources could be made possible. थर्ड पॉइंट है टू एस्टैब्लिश इफेक्टिव पॉलिसीज़ फॉर इंस्टीट्यूशन। देखिए मैनेजर्स का बहुत बढ़िया रोल होता है इन सेटिंग अप द पॉलिसीज़ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं, जो होटल मैनेजर्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट मैनेजर्स होते हैं, जितने भी मैनेजर्स होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर है तो उनका बहुत एक अच्छा इम्पॉर्टेंट एंड ग्रेट रोल होता है इन सेटिंग अप ऑफ पॉलिसीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। They formulate the investment policies in which the capital of an organization could be profitably involved. कौन सी पॉलिसीज सेटअप करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ भी सेटअप करते हैं। मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ ही नहीं, बाकी पॉलिसीज़ भी सेटअप करते हैं, बट द मेन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी यहाँ पे कौन सी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। यानी कि किस तरीके से आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, किस तरीके से आप उनको प्रॉफिटेबली इन्वॉल्व कर पाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में। तो ये काम किसका होता है, ये पॉलिसी डिसाइड करना मैनेजर्स का काम होता है। अब जब मैनेजमेंट अच्छा होगा तो मैनेजर्स अच्छे होंगे, मैनेजर्स अच्छे होंगे तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस अच्छा होगा। फोर्थ पॉइंट इज टू एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। Now, setting up the objectives is also an important function of the management. The function cannot be entrusted to anyone else other than management. तो managers, तो setting up of objectives भी क्या है, कहते हैं मैम important function है management का,
प्लस इस फंक्शन को हम मैनेजर्स के अलावा किसी और के हाथ में नहीं दे सकते। ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टारगेट सेट कर दिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ये टारगेट है, हमें इस टारगेट को मीट करना है। फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस जियो ने एक टारगेट सेट किया कि वो कंप्लीट मार्केट शेयर को कवर कर लेगा, यानी कि बाकी की सारी कंपनीज को एकदम मार्केट से हटा देगा। एयरटेल, वोडाफोन, BSNL कोई कंपनी नहीं रहनी चाहिए, सिर्फ जियो रहनी चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन में जियो ही लीड रोल प्ले करनी चाहिए, मोनोपोली जियो की होनी चाहिए। ये अगर उनका टारगेट है, दिस इज़ व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव भी कौन सेट करते हैं? मैनेजर्स सेट करते हैं। सो अल्टीमेटली दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अब जो ऑब्जेक्टिव्स टॉप मैनेजमेंट ने सेट किए हैं, दे कुड बी अचीव ओनली विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट मैनेजर्स। अब जब तक एफिशिएंट मैनेजर्स नहीं होंगे, एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं होगा, तो आप चाहे कितने ही टारगेट सेट कर लो, आप उनको अचीव नहीं कर पाओगे। उनको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है? उनको अचीव करने के लिए आपके मैनेजमेंट को इफेक्टिव होना ज़रूरी है, यानी कि एक स्टिक टू द प्लान वाली चीज़ होनी चाहिए। हाँ, हमारा ये प्लान है एंड नाउ वी आर स्टिकिंग टू द प्लान। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो उसमें फिर भी हम चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं प्लान में, बट एक स्टिक टू द प्लान वाली सिचुएशन होनी चाहिए एंड ये तभी होगी जब अच्छे मैनेजर्स होंगे। 6th point is to establish coordination between internal and external environment। तो बेसिकली क्या होता है ना, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन क्या है? सिंक्रनाइज करना एक्टिविटीज़ को, यानी कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये मान लीजिए कि अब नया ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम रील्स का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम रील्स का ट्रेंड आया, उसके बाद फेसबुक भी अपनी रील्स ले आया, यूट्यूब भी अपनी रील्स ले आया। तो सारे सोशल मीडिया ऐप्स ने क्या किया? अपने शॉर्ट वीडियोस एंड रील्स वाला फीचर इंट्रोड्यूस किया। इवन एजुकेशन ने भी रील्स वाला फीचर इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली ये क्या हुआ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रील्स काफ़ी ट्रेंड में चल रहा था, तो धीरे धीरे सब सोशल मीडिया ऐप्स ने उसको अपना लिया। अब मान लीजिए कोई ऐसा सोशल मीडिया ऐप है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप में ऐसा एज सच कोई फीचर नहीं है, तो लोग उसको चलाना थोड़ा कम कर दिए हैं, लोगों ने उसको चलाना कम कर दिया है एंड लोग ज़्यादातर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इन सब पे अपना एक बेसिकली टाइम यूटिलाइज़ करते हैं। वेस्ट तो नहीं बोलूँगी, टाइम यूटिलाइज़ करते हैं, इन पे अपना टाइम ज़्यादा देते हैं रादर देन व्हाट्सएप, बिकॉज व्हाट्सएप पे ऐसा कोई एज सच फीचर नहीं है। तो क्या हुआ, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैच नहीं हुआ। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये काफ़ी ट्रेंड में था कि रील्स, लेकिन हमारे व्हाट्सएप ने ये इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो इंटरनल एनवायरनमेंट से वो मैच नहीं कर पाया। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन बिठवाना बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी। दिस इज़ बिकॉज दैट ऑल द एफर्ट्स बिकम इनइफेक्टिव विदाउट कोऑर्डिनेशन। देन इंटरनल एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट्स द एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स हु वर्क विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो अब इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़ होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स में जो काम कर रहे लोग हैं वो होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। नाउ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंटल फंक्शंस, ये तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ही है। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कि डिफरेंट डिपार्टमेंटल फंक्शंस में आप लोग क्या करके चल रहे हो? कोऑर्डिनेशन बिठा के चल रहे हो। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट्स शेयर होल्डर, ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। नाउ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज एजेंसीज आर वेरी एसेंशियल। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोला गया। इंटरनल में कौन कौन आए? ऑफिसर्स आए, एम्प्लॉयज़ आए। एक्सटर्नल में कौन कौन आए? गवर्नमेंट आई, ट्रेड एजेंसी आई, शेयर होल्डर्स आए। तो इन दोनों में मैच बिठाना या फिर कोऑर्डिनेशन बिठाना कि भाई साहब शेयर होल्डर्स ने तो जनरल मीटिंग में कुछ डिसाइड किया कि हाँ भाई इस तरीके से हमारी कंपनी काम करेगी, लेकिन एम्प्लॉयज़ तो रजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दोनों को चीज़ों को साथ में कोऑर्डिनेट करके चलना है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में दोनों चलनी चाहिए।
Seventh point is fulfillment of social responsibility. Now, management of a business has responsibilities towards various sections of society. अब उनकी कुछ responsibility है regarding employees, regarding shareholders, creditors, consumers. Consumers के against उनकी responsibility क्या है, वो proper quality goods produce करें, उनके money में add value करें, उनकी government को लेके policies है कि वो सारी legal compliances fulfill करें, सप्लायर्स को लेके पॉलिसीज़ है कि टाइम टू टाइम बेसिकली कम्युनिकेशन बना रहे. देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, सबको लेके कुछ ना कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पॉलिसीज़ नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैनेजमेंट अगर अच्छा होता है तो मैनेजमेंट क्या करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करता है. ठीक है. Now professional managers are well aware about these responsibilities and ensure that they are got fulfilled. तो professional managers क्या करते हैं, ये सारी responsibilities को fulfill करते हैं. 8th point है better coordination between production and distribution of goods and services. Now efficient management क्या करता है, efficient management एक proper coordination बिठाता है between production and distribution of goods and services. कहते हैं मैम कैसे, तो देखिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रिसोर्सेज हैं, मटेरियल है, मशीन है, फाइनेंस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, मैन है, सो एज टू कंट्रीब्यूट लार्जली टुवर्ड्स प्रोडक्शन. तो ये सब लोग प्रोडक्शन में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. नाउ दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये किस तरीके से आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं. यानी कि एक तो होता है प्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें हम लोगों ने गुड्स प्रोड्यूस किए, सर्विस प्रोड्यूस की, लेकिन अब उन सर्विस प्रोड्यूस्ड एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड को हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है. तो दिस इज़ ऑल्सो द थिंग कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैन, मशीन एंड लेबर, ये सब चीज़ों का काम आता है, ये सब चीज़ें काम आती हैं. तो प्रोडक्शन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों में कोऑर्डिनेशन बिठाना एंड इनको इफेक्टिवली बनाना, ये किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है. बिकॉज मैनेजमेंट डील करता है ये सारे रिसोर्सेज से. सो देयर इज़ द बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. 9th पॉइंट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन न्यू इन्वेंशंस एंड एग्जिस्टिंग मेथड्स. तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, साइंटिफिक डेवलपमेंट आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग मेथड्स इंट्रोड्यूस होते जाते हैं काम को करने के. पहले हम लोग कूलर्स चलिए एसीज, एयर कंडीशनर्स की बात कर लेते हैं. पहले हम लोग एयर कंडीशनर्स किसी दूसरी मशीन से बना रहे थे. अब उस मशीन का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें उस लेटेस्ट वर्जन को अपनी इंडस्ट्री में इंस्टॉल करवाना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमेशा लेटेस्ट वर्जन्स क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, टाइम उनमें लेस कंज्यूम होता है. तो हमें क्या करना है, न्यू मेथड्स को अडॉप्ट करना है. सो अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट है देन इट क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन न्यू इन्वेंशंस एंड एग्जिस्टिंग मेथड्स. इट प्रोवाइड्स लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. इट रेजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे, कि भाई साहब आपने हायर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करी है, यानी कि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, मैनेजमेंट अच्छा होता जा रहा है, आप लोगों की ज़रूरत है, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हो, गुड वेजेस प्रोवाइड करवा रहे हो, इंसेंटिव पेमेंट्स, आप अपने कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, प्रेफरेंसेस, फैशन के हिसाब से प्रोवाइड करवा रहे हो. सो दिस रेजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. 12th पॉइंट इज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी. अब जिस तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हो, सो देन दिस रिमूव्स द पॉवर्टी सिचुएशन. अब आपने अपने कस्टमर्स को रीजनेबल प्राइस पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए हैं. तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो लोग उस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर रहे थे, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने रीजनेबल प्राइस रखा, प्रॉपर एक जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है वो रखा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पॉवर्टी रिड्यूस हुई. फॉर एग्जांपल जियो का ले लो. पहले हर कोई
इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकता था, अब हर कोई इंटरनेट अफोर्ड करता है, सबके हाथों में एक ना एक स्मार्टफोन रहता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज आना। तो जैसे जैसे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज आता है वो इंक्रीज़ होता जाता है, राइज होता जाता है, पॉवर्टी अप टू सम एक्सटेंट रिमूव होती जाती है। And India is a country where majority of the population is living below poverty line. Now management of business can play important role to reduce the poverty by setting up industries in backward areas as well as by setting up labor intensive units under the small sector. 13th point is formation of capital. Now the formation, development and expansion business activities have paved the way for development of कैपिटल मार्केट इन दी कंट्री। सो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे जैसे आप लोगों को अपना बिज़नेस एक्सपैंड करते हैं, आप लोग बिज़नेस एक्सपैंड करने की आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, वैसे वैसे आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करते हो, वैसे वैसे आप लोगों की वेजेस इंक्रीज़ करते हो, वर्किंग कंडीशंस इंक्रीज़ करते हो, आपको मशीन्स की ज़रूरत रहती है, आप मशीन्स अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करवाते हो, देन आपको बिल्डिंग्स की ज़रूरत रहती है, आपको ऑफिसेज़ बनाने होते हैं, उसके लिए आप लोग जगह ढूंढते हो। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। नाउ capital formation in a country is tied with various factors like larger employment। अब अलग अलग ये आपको ये डिफरेंट फैक्टर्स बता रखे हैं। अगर ये फैक्टर्स होते हैं यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों की वेजेस बढ़ती हैं, आप इंसेंटिव्स जो वर्कर्स को दे रहे हो वो बढ़ता है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल होता है। एट रीजनेबल प्राइजेस सेविंग्स लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। 14th इज प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। अब कहते हैं मैम इतनी सारी चीज़ें हो गई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई, पॉवर्टी रिड्यूस हो गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल हो गया, तो अल्टीमेटली जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा, देन प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन। It affects the prosperity of nation. The ultimate object of business activities of a country is to provide employment, larger production, then at reasonable prices, optimum uses of resources. So now these things are necessary for the prosperity of a nation. Establishment of good labor relations. Now good relations with the workers and their union is essential for industrial peace. अब इंडस्ट्रियल पीस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है अगर आप अपने वर्कर्स की डिमांड फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स हैं, यानी कि एक फैक्ट्री में भी अप्रॉक्सीमेट 70 to 80 वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। अब आप उनकी डिमांड फुलफ़िल नहीं कर रहे हो तो वो लोग स्ट्राइक करते हैं, सब लोग काम करने से मना कर देते हैं, इंडस्ट्री में लॉकआउट्स हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपको उनके साथ रिलेशंस अच्छे बनाने पड़ेंगे। अगर आप अच्छे रिलेशन बना के चलते हो तो एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज लेबर का क्या होता है, एक यूनियन होता है, उनकी एक टीम होती है। तो अगर आप उनकी एक के भी डिमांड फुलफ़िल नहीं करते हो, सारे के सारे स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, देन अल्टीमेटली आपका काम इफेक्ट होगा। तो आप उनकी सारी नीड्स फुलफ़िल करिए, उनको गुड वेजेस, इंसेंटिव्स एंड डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करवाइए। सो एफिशिएंट मैनेजमेंट हमेशा क्या करेगा, एक गुड रिलेशन बना के रखेगा अपने वर्कर्स के साथ। नाउ कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन कहता है इफ़ अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया wants to achieve higher rate of growth, there is need to pay great emphasis on managerial revolution। तो अगर आपको हायर रेट ऑफ ग्रोथ चाहिए इंडिया में तो आपको मैनेजरियल रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, यानी कि मैनेजमेंट जो बिजनेसेस में है, ऑर्गेनाइजेशंस में है, उसको चेंज करना पड़ेगा। इट इज़ more important than green revolution. This is because the managerial revolution can alone help to achieve a breakthrough in the industrial field. So this was all about our question number 1. Question number 2 है हमारा management is art, science or both. तो अब हम चलेंगे question number 2 पे in our next video. Thank you so much everyone.